रवि जब 8 साल का था तब से अपनी बहन को लेकर रोड के पास गाड़ी का शीशा साफ करता था। 6 महीने की छोटी बहन को रास्ते पर सुलाकर वो खड़ा रहता था कि कब सिग्नल का लाइट लाल हो और वो जाकर गाड़ी की शीशा साफ करके 2 पैसा कमा के बहन के लिए दूध खरीदेगा। रो मत बहन, तुझे भूख लगी है मुझे पता है, थोड़ा रुक जा, मैं भी कुछ करता हूँ। तभी सिग्नल की लाइट लाल हो जाती है। रवि भागकर एक कार के पास जाता है और उसकी शीशा साफ करने लगता है। ओए लड़का, भाग यहाँ से, मुझे कोई सफाई वफाई नहीं करवानी है। रवि डर के चला आता है और ऊपर से उसकी बहन जोर जोर से रोने लगती है। बहन, तुझे भूख लगी है, मैं समझता हूँ, पर आज तो कोई गाड़ी वाला सफाई नहीं करवा रहा है। ऐसा मैं कहाँ से तुझे दूध खरीद के दूँ? माँ, बाबा, आप लोग हमें क्यों अकेले छोड़ के चले गए? हमें भी आपके साथ ले जाते। ये सब दूर से एक गाड़ी वाला देख रहा था और गाड़ी से वो उतर के रवि के पास आता है। हे बच्चा, तेरा नाम क्या है और तू इधर क्या कर रहा है? ये छोटी सी बच्ची कौन है तेरे साथ? साहब, मैं रवि और ये मेरी बहन रूमा है। एक एक्सीडेंट में मेरे माँ बाबा की मौत हो गई, इस वजह से मैं अपनी बहन को लेके यहाँ काम करता हूँ। आज से तू मेरे साथ रहेगा और मेरे घर काम करेगा। तुझे कोई आपत्ति तो नहीं है ना? ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। भगवान का लाख लाख शुक्रिया, आज आपको खुद भगवान बना के मेरे पास भेजा है। ठीक है अब चलो मेरे साथ। ये बोलकर सुरेश रवि और उसकी बहन रूमा को अपने साथ ले जाता है। सुरेश रवि को लेकर अपनी बड़ी सी हवेली में आता है, जिसे देखकर रवि की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। साहब, इतना बड़ा घर, मैं यहाँ काम करूँगा? मेरी भी 2 छोटी बेटी है, उनकी माँ नहीं है, तुम उनका भी ख्याल रखना और ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है साहब, मैं अच्छे से देखभाल करूँगा, खुद की बहन की तरह। ये रही सुष्मिता, मेरी बड़ी बेटी, ये बहुत समझदार भी है। और ये मेरी छोटी बेटी सुमी, अभी 1 साल की है। अच्छा साहब, आज से ये लोग मेरी भी बहन, मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूँगा। रवि, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जाओ अब तुम्हारे कमरे में थोड़ा आराम कर लो और अपनी बहन को दूध भी पिला दो। ये बोलकर सुष्मिता अंदर चली जाती है और रवि रूमा को लेकर अपने नए कमरे में चला जाता है। देखते ही देखते रूमा बड़ी होने लगती है। रवि को जो पैसे मिलता था वो जमा करता था, उसी से कुछ पैसे लेकर रूमा को स्कूल में एडमिशन करवा दिया और कुछ पैसे जमा कर रहा था उसकी शादी के लिए। उसी के साथ सुमी और सुष्मिता भी बड़ी हो गई थी। सुमी बहुत ही अहंकारी किस्म की लड़की थी, रूमा से बहुत ही जलती थी। दीदी, मुझे आज एक नया ड्रेस दिला दो ना, मेरी एक सहेली की बर्थडे है। तेरी तो इतने सारे ड्रेस है, उनमें से एक पहन ले, ऐसे फालतू की खर्च नहीं करने हैं। दीदी, आप भी ना, वो सब ड्रेस तो मैंने आगे पहना है और तुम्हारे पास तो बहुत सारे पैसे हैं, फिर मुझे क्यों नहीं खरीद के दे रही हो? मुझे चाहिए, बस मुझे चाहिए। तेरी जिद के आगे किसी की नहीं चलती है। ठीक है, दिला देती हूँ। सुष्मिता बेटी, कहाँ हो? जरा इधर आओ। हाँ पापा, बोलिए। मेरी उम्र हो गई है, अब हम तुम लोगों की शादी करवा देंगे। तुम्हें कहीं आपत्ति तो नहीं है ना? नहीं पापा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सुमी की शादी करवाएंगी, वो तो बहुत जिद्दी किस्म की है, जो मन चाहे वही करती है। उसको लेकर मैं बहुत चिंतित रहती हूँ। हाँ बेटी, इसलिए मैं उसका जल्दी शादी करवा देना चाहता हूँ, ससुराल जाके ठीक हो जाएगी। ठीक है पापा, आप जो अच्छा समझे वो कीजिए। ये बोलकर सुष्मिता चली जाती है।
बाहर सुमी रूमा के साथ लड़ती है। रूमा पढ़ाई में बहुत अच्छी है, इसलिए उसको अच्छा नंबर मिला। इस वजह से सुमी बहुत जलती है और रूमा के किताबों में पानी फेंक देती है। तभी उधर सुस्मिता और रवि दोनों आ जाते हैं। अरे क्या हुआ तुम दोनों को? इतना क्यों लड़ रही हो? अब तो तुम बड़ी हो गई हो, बच्चों जैसी हरकतें क्यों करती हो? हाँ सुमी, तुम रूमा को क्यों परेशान कर रहे हो? हाँ हाँ दीदी, मैं ही तो हूँ जो इसके पीछे पड़ी रहती हूँ। मेरे तो और कुछ काम ही नहीं है। भैया, सुमी ने मेरी किताब में पानी फेंक दिया है। मेरी सारी किताब खराब हो गए हैं, इसलिए मैं थोड़ा गुस्सा हो गई थी और हर वक्त मेरे साथ ऐसे ही करती रहती है। जो किया अच्छा किया, तुम मेरे घर में रहते हो ये मत भूलो। ऊपर से तुम्हारी वजह से मुझे डांट भी पड़ती है। सुमी, ये कैसी बात है? पापा सुनेंगे तो तुम्हें बहुत डांट पड़ेगी। ऐसा नहीं बोलते हैं। और कुछ दिनों में ही तो तुम्हारी शादी है, पापा मुझे बताए हैं। अब चलो यहाँ से। क्या शादी? बिल्कुल नहीं, इतनी जल्दी कौन शादी करता है? मुझे शादी वादी नहीं करनी है, पापा को बोल देना। ये बोलकर सुमी चली जाती है। शादी की बात सुन के रवि भी सोचता है, रूमा की भी तो शादी की उम्र हो गई है, अब मुझे भी उसकी शादी करवा देनी चाहिए। एक अच्छा सा लड़का देखना पड़ेगा जो इसे बहुत खुश रखेगा। देखते ही देखते उसके शहर की एक कॉलेज की प्रोफेसर के साथ रूमा की शादी तय हो जाती है। ये देखकर सुमी भी शादी के लिए राजी हो जाती है और सोचती है, रूमा से अच्छा दूल्हा मेरा होगा। पापा को बोलकर एक अमीर घर में मैं शादी करूंगी। पापा, सुमी शादी के लिए तैयार हो गई है, आप पहले उसकी शादी करवा दीजिए, ना जाने कब उसका मन बदल जाए, इसीलिए कहती हूँ। ठीक है, मैं लड़का देखता हूँ। सुरेश ने सुमी के लिए अच्छा बिजनेसमैन ढूंढ लिया और उसके साथ शादी भी तय कर दिया था। सब लोग बहुत खुश थे और शादी के दिन भी ठीक हो गया। सुमी की शादी पहले था, उसके बाद रूमा की शादी थी। जोरों से शादी की तैयारी चल रही थी। रवि जो पैसा जमा किया था उसी से कुछ गहने और एक अच्छी सी साड़ी खरीदता है और सुमी बहुत सारे सोने के हार और बहुत सारे कपड़े खरीदता है। बहन, मैं तेरे लिए बस इतना ही कर पाया, मेरे पास और कुछ नहीं है ना। ये तो बहुत है भैया, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। सुमी की शादी धूमधाम से होती है। अगले दिन रूमा की शादी थी। तभी, रूमा, मैं तेरी शादी नहीं होने दूंगी, देख मैं क्या करती हूँ। ये बोलकर रात में चुपके से जाकर रूमा के गहने चुरा लिया और उसकी साड़ी भी खराब कर दिया। सुबह रूमा उठकर ये सब देख के रोने लगती है। रवि को समझ आ जाता है कि किसने ये सब किया है। तू रो मत बहन, मैं कुछ करता हूँ। तू तो मेरी परी है, तू जो भी पहनेगी उसमें ही अच्छी लगेगी। ये बोलकर रवि चला जाता है और कुछ देर बाद लौटकर रूमा को फूलों के गहने देता है और अपनी माँ की एक साड़ी जो उसके पास था वो निकाल के देता है पहनने के लिए। रूमा वो सब देखकर खुश हो जाती है और जल्दी से तैयार होकर शादी के लिए चला आता है। भैया देखो मैं कैसी लग रही हूँ? मेरी परी जैसी। रूमा की शादी हो जाती है। उधर सुमी गुस्से से लाल होकर चला जाता है। चंदनपुर शहर में नताशा अपनी सौतेली माँ और 2 छोटे भाई बहन के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। नताशा बहुत ही खूबसूरत थी। वो एक डांस बार में काम करती थी और अपने परिवार का पेट पालती थी। वो बहुत ही अच्छी लड़की थी, पर उसके काम की वजह से सभी उसके बारे में गलत समझते थे। अरे नताशा बेटी, घर में चावल खत्म हो गए हैं, थोड़ा पैसा देना। हाँ माँ, ये लो, और थोड़ा सब्जी भी खरीद लेना, आते समय तुम्हारी दवाई भी लाऊंगी। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ।
सावधानी से लौटना रात में, समय बहुत खराब है। चिंता मत करो माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम अपना और भाई बहन का ख्याल रखना। हर रोज की तरह नताशा काम में चली जाती है। काम से लौटते लौटते उसे थोड़ा देर हो जाता है। सुनसान रास्ते में कुछ गुंडे उसके पीछा करते हैं। अरे ओ जाने मन, थोड़ा रुक जाओ, हमें भी तो डांस दिखाती जाओ। डांस नहीं दिखाना तो थोड़ा बात ही कर लो यार, हम तो तुम्हारे आशिक हैं। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कब से बुला रहे हैं? मेरा रास्ता छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। जाने देंगे, पहले थोड़ा रोमांस तो कर लें। एक थप्पड़ लगाएंगे ना तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ये बोलकर नताशा एक गुंडे को धक्का लगाकर दौड़ने लगती है। वो दो गुंडे भी उसके पीछे जाते हैं, पर थोड़ी ही दूर में एक पुलिस खड़ा हुआ था। नताशा उससे हेल्प मांगती है। पुलिस देखकर वो दो गुंडे भाग जाते हैं। वो पुलिस नताशा को घर पहुंचा देते हैं। एक दिन नताशा अपने एक फ्रेंड के घर जन्मदिन के पार्टी में जाती है। वहाँ वही पुलिस ऑफिसर खड़ा था। सर, आप यहाँ? मैं यहाँ, पर तुम यहाँ कैसे? वो आज जिसका बर्थडे है ना, वो मेरी सहेली है, उसी ने बुलाया है। रिया ने तुम्हें बुलाया है? हाँ, पर ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं सर? क्योंकि रिया मेरी बहन है और वो तुम जैसी बार डांसर की दोस्त है। हाँ सर, मैं बार डांसर हूँ। मैं डांस करके अपने परिवार का पेट पालती हूँ। कोई गलत काम तो नहीं करती हूँ ना? ये बोलकर नताशा वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ रिया आती है। क्या हुआ भैया, नताशा चली क्यों गई? वो एक बार डांसर है, अच्छी लड़की नहीं है। नहीं भैया, वो अच्छी लड़की है। ये आपको किसने बताया कि वो अच्छी नहीं है? वो बहुत मेहनती है, वो पढ़ाई भी करती है, घर भी चलाती है। आपने उसका दिल क्यों दुखाया भैया? राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी बात से राहुल नताशा का पीछा करना चालू कर दिया। वो नताशा को जितना जानता गया, उसे नताशा उतना पसंद आता गया। फिर एक दिन, नताशा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलिए, क्या सुनाना बाकी है आपको? तुम गलत मत समझना, पर क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझ जैसी खराब लड़की के साथ आप शादी करना चाहते हैं? आपका दिमाग तो ठीक है ना सर? उस दिन के लिए मुझे माफ कर दो। तुम मुझे सच में पसंद हो। चैरिटी करना है तो कहीं और करिए, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। ये बोलकर नताशा वहाँ से चली जाती है। राहुल ये सब बात अपनी बहन रिया को बताता है और उसका हेल्प मांगता है। रिया उसके भाई के इस फैसले से बहुत खुश था। वो नताशा से बात करने के लिए उससे मिलने गई। मेरे भैया बहुत अच्छे हैं। क्या करूं, अचार डालूं? अब तो गुस्सा छोड़, मेरे भैया से अच्छा लड़का तुझे कहीं नहीं मिलेगा। देख रिया, मैं शादी नहीं कर सकती। मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, तू तो जानती है ना। तू एक बार भैया से बात करके तो देख। ठीक है, तू बोल रही है तो एक बार मिलती हूँ। एक दिन शाम को नताशा राहुल से मिलने के लिए जाती है। दोनों एक पार्क में बैठते हैं। देखिए, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, मैं शादी नहीं कर सकती। तो वो जिम्मेदारी हम आधा आधा बांट लेंगे। पर बाद में आपको ये सब अच्छा नहीं लगेगा। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, एक बार भरोसा करके तो देखो। फिर कुछ दिनों के बाद दोनों के घर की सहमति से राहुल
और नताशा की शादी हो जाती है। राहुल नताशा का फैमिली का भी देखभाल करता है और सब खुशी से रहते हैं।